हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाले हैं जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2024-25 सेशन के लिए जारी किया गया है। यानी 12th क्लास मैथमेटिक्स में एक हम आज मॉडल सेट आप लोग को उसका क्वेश्चन और आंसर बताने वाले हैं जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जारी की गई है। और इस क्वेश्चंस का इस मॉडल को देख करके अपने को ये पता लगा सकते हो कि 2025 में जो झारखंड बोर्ड में जो 12th का मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को देख करके आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हो। तो इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो का आप अगर लाभ उठाना चाहते हैं और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो जो भी हमारे द्वारा आपके लिए तैयार किया जाएगा उस चीज का लाभ आप समय पर ले सकें। चलिए, तो आज का इस क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट पढ़ने वाले हैं जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए तैयार की गई है। ध्यान दोगे, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची मॉडल क्वेश्चन पेपर सेशन 2024-25 क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फुल मार्क्स 80 है एंड टाइम आवर दिया हुआ है आपका 3 आवर। ठीक है, तो अब इसका आप लोग पहले इंट्रोडक्शन देखोगे। इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो ध्यान दोगे। इंट्रोडक्शन देख लेने से आपको फायदा ये होगा कि अगर इस पैटर्न पर आपका एग्जाम हो रहा है तो इस जनरल इंट्रोडक्शन को पढ़ने में वहां पर आपको अलग से टाइम बर्बाद करना नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट में क्या है कि आंसर आपको अपने लैंग्वेज में ही देना है। ठीक है, इसमें टोटल ABCD 4 ग्रुप ले करके टोटल 52 क्वेश्चंस आपका है इसमें। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, इसमें 30 MCQ क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी उसका हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से एक आपका करेक्ट है। सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 38 तक है, यानी कितने क्वेश्चन हो गए आपका, तो 8 क्वेश्चन हो गया। इस 8 क्वेश्चन में आपको किसी 6 का जवाब देना है। इसके बाद सेक्शन सी में 39 से लेकर के 46 तक है, यानी इसमें भी आपका 8 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से भी आपको 6 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। और एक चीज देख लोगे, सेक्शन बी में जो 8 में से 6 क्वेश्चन का जवाब जो देना था सेक्शन ए में जो 30 क्वेश्चन था आपका MCQ, वो हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स का है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी में 8 में से जो 6 क्वेश्चन का जवाब देना है वो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। फिर इसके बाद सेक्शन सी में जो 8 में से 6 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, वो प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन डी में आप ध्यान दोगे 6 क्वेश्चन है, इस 6 में से कोई 4 का जवाब देना है आपको। ठीक है, इसमें से हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन में। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले आप लोग देखोगे, उसके बाद इसका एक एक करके इसका हम आंसर बताएंगे। तो ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 इज गिवन बाय, आर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1 1 2 2 1 2 3 3 और 2 3। ठीक है, देन द रिलेशन आर इज, तो ये रिलेशन आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों है, ये बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दोगे,
2 में एक फंक्शन दिया हुआ है f(x = 3x), इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। 1 1 1 2 या मैनी 1 1 2 या 1 1 बट नॉट ऑन 2, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक है, फिलहाल अभी क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इसका एक एक करके सभी का सॉल्यूशन बताया जाएगा। f(x) दिया हुआ है और f कॉम्बिनेशन f0 आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दो मैट्रिसेस है जो इक्वल है, इसमें से x और y का वैल्यू बताना है। इसके बाद 6 नंबर में ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन a + a' इज, तो a + a' क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा या नन ऑफ दीज होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद 7 में ध्यान दोगे, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो उसके बाद 8 में ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a फाइंड करना है इसमें। 9 में है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 to 1 इज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में दो डिटर्मिनेंट इक्वल दिया हुआ है, उसमें से x का मान निकालना है। 11 में y का वैल्यू दिया हुआ है, dy/dx फाइंड करना है। 12 में भी देखोगे dy/dx फाइंड करना है। 13 में डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसके बाद 14 में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस फाइंड करना है, जब रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद 15 में उसको इंटीग्रेट करना है, 16 में भी इंटीग्रेट करना है, 17 में डिफरेंट इंटीग्रल है, उसके बाद 18 में भी डिफरेंट इंटीग्रल है, 19 में डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, 20 में है राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, 21 में दो वेक्टर दिया हुआ है, वहां से क्या करना है, दोनों कॉलिनियर है तो ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद एक वेक्टर है नीचे 22 में, उसे सॉल्व करके उसका वैल्यू निकालना है। 23 में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए डॉट बी फाइंड करना है। 24 में ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 दिया हुआ है। ठीक है, ए का मोड 0 दिया नॉट इक्वल टू 0 है, बी का मोड नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको बताना है आपको। 25, तो 25 में क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, 26 में वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बताना है। इसके बाद 27 में कार्टेशियन इक्वेशन निकाल दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन हमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद 28 में दो लाइन दिया हुआ है जो परपेंडिकुलर है, तो यहां से के का मान निकालना है। 29 में PA/B निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना है। 30 में ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा सो आपको बताना है। ठीक है, अभी तो ये सेक्शन 1 का क्वेश्चन हम आप लोग को दिखाए हैं। अब सेक्शन 1 का पहले सॉल्यूशन बताएंगे, उसके बाद हम सेक्शन बी का क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेक्शन 1 में जितना सारा क्वेश्चन आप लोग को बताया गया उन सभी का सॉल्यूशन हम पहले देखते हैं, उसके बाद अगले सेक्शन में जाएंगे। ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में एक सेट दिया हुआ था 1 2 3। ठीक है, एक सेट हमें दिया गया है और एक रिलेशन दिया गया है, और हमें बताना है कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या कुछ भी नहीं है, क्या है ये हमें चेक करना है। तो सही, इससे पहले आप लोग को रिफ्लेक्सिव का प्रॉपर्टी क्या होता है, सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रांजिटिव का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो ये हम एक वीडियो में बता चुके हैं, बट यहां पर आपका रिपीट कर देते हैं, ध्यान दोगे। ठीक है, एक रिलेशन है आर, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, एक सेट है हमारा ए में जितना सारा एलिमेंट होगा सभी के लिए ए बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, अगर इस सेट पर आर को डिफाइन किया गया है तो ए में जितना सारा एलिमेंट होगा सभी के लिए ए मतलब सेम का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो उसमें बिलोंग्स होना चाहिए। तब जैसे कि यहां पर सेट जो है सो हमारा ए ये है, इसी को यहां पर ए बोला गया है। ठीक है, इस सेट को यहां पर क्या बोला गया है, तो ए बोला गया है। तो यहां क्या लिखा हुआ है, ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी इस ए में जितना सारा एलिमेंट होगा उन सभी के लिए जो उसका सेम वाले का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो आर में बिलोंग्स करना चाहिए। तो यहां पर ए में 3 एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 के लिए 1 1 होना चाहिए, तो इस आर में 1 1 तो बिलोंग्स कर रहा है। 2 के लिए 2 2 होना चाहिए, तो वो भी हमारा इस पर बिलोंग्स कर रहा है।
फिर 3 के लिए 3,3 होना चाहिए, वो भी इस पर बिलोंग्स कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो है सो रिफ्लेक्सिव होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, तो इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। यानी ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या था कि अगर ए बी हमारा बिलोंग्स कर रहा है, इफ ए बी अगर आर में बिलोंग्स कर रहा है, तो इसे उल्टा करके देखो, इसका ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा कर दिया जाए, बी कॉमा ए। अगर ए बी इसमें बिलोंग्स कर रहा है, उल्टा करने से जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा तैयार होगा, वो ऑर्डर्ड पेयर भी हमारा ए में बिलोंग्स करना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इसे हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम चेक करते हैं, 1 2 है, 1 2 को उल्टा करके देखो क्या आएगा, 2 1। इसमें 2 1 कहीं है, नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स कर रहा है। तो उल्टा करने से जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा तैयार हो रहा है 2 1, वो 2 1 इसमें होना चाहिए था, बट नहीं है। अगर 2 1 इसमें होता, फिर इसको भी उल्टा करके देखते, 3 2, वो भी होता, तब जाके ये सिमेट्रिक होता। बट ना इसका उल्टा करने से आ रहा है, और नहीं इसका उल्टा करने से जो ऑर्डर पेयर आएगा वो उसमें बिलोंग्स है, बिलोंग्स ही नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 2 है, 3 के लिए 3 3 भी है, तो रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, बट ये सिमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स कर रहा है, बट हमारा 2 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो यहां लिखेंगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 इसमें कहीं है ही नहीं, 2 1 जो है सो बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो यहां लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये जो है सो सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, ट्रांजिटिव का प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, अगर ए कॉमा बी हमारा आर में बिलोंग्स कर रहा है एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग्स कर रहा है, तो इस ऑर्डर पेयर का लास्ट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट बराबर होना चाहिए। इस ऑर्डर पेयर का लास्ट कोऑर्डिनेट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए। तो इस दोनों को यहां से हटा देना है, बी और बी को हटा देना है, तो क्या बचेगा, ए कॉमा सी बचेगा, ए कॉमा सी। अगर ये हमारा आर में बिलोंग्स कर जाता, अगर कर जाता है, तो आर इज ट्रांजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखते हैं यहां से, ध्यान रहे फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों में अगर हम 1 2 को पहले लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स कर रहा है, ध्यान दोगे 1 2 इसमें बिलोंग्स कर रहा है, और 2 2 बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट बराबर है, तो यहां से 2 और यहां से 2 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 एंड 2 बचेगा, 1 2 बचेगा। तो क्या 1 2 वहां पर है, यस है, 1 2 तो है ही, यहां पर 1 2 बिलोंग्स कर रहा है हमारा, तो उससे उसमें लागू हो गया, और बाकी एलिमेंट में भी लागू होना चाहिए। और भी चेक करते हैं हम। अब यहां से 1 1 एंड 1 2 में से इसका 1 हट जाएगा, इसका लास्ट का 1 और इसका फर्स्ट 1 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 2 बचेगा। तो 1 2 तो है ही, उसके लिए भी हमारा हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में पहले हम इसको देखते हैं, तो इसको फर्स्ट मानते हैं, यहां से 3 और यहां से 3 हटाएंगे तो 2 3 बचेगा, 2 3 भी हमारा बिलोंग्स कर रहा है। और भी देख सकते हो, लगभग सभी में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, यानी ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, बट सिमेट्रिक नहीं है। ये जो है सो सिमेट्रिक नहीं है। और एक चीज यहां पर देखोगे, ये 1 2 और ये 1 3, 1 2 1 3 बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, तो भी इस 1 2 का 2 हटा दो और इस 2 3 का 2 हटा दो। यहां देखोगे जैसे हम दिखाते हैं आप लोग को, 1 2 बिलोंग्स कर रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। ध्यान दोगे यहां से 1 2 है और 2 3 भी है, तो जैसा कि बताए हैं इसका लास्ट और इसका फर्स्ट बराबर होना चाहिए, जो कि है। तो यहां से 2 से 2 हट जाएगा तो 1 3 बचेगा, 1 3 बचेगा। तो ध्यान दोगे, ढूंढो वहां पर क्या 1 3 है, उसमें 1 3 इसमें है, कहीं नहीं है, 1 3 बिलोंग्स नहीं किया, दैट इज ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ।
सिमेट्रिक भी नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो रिफ्लेक्सिव, यानी ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, जो कि इसका आंसर ए में है। यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन है एफ फ्रॉम रियल टू रियल, यानी उसका डोमेन भी रियल है और रेंज भी हमारा रियल है, रियल सेट है, और एफ एक्स इक्वल टू 3x दिया हुआ है। अब इसमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है या ऑन टू है या क्या है, मैनी वन है या 1 1 बट नॉट 1 2 है या कुछ भी नहीं है, ये सब चेक करना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है और कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है। ठीक है, तो 1 1 चेक करने का एकदम सबसे सिंपल सा तरीका है आप लोग का कि हम यहां पर fx1 इक्वल टू fx2 ले लेंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे। x1 इक्वल टू अगर x2 आ जाए तो 1 1 होगा। ठीक है, या तो फिर ऐसे भी है कि अगर fa का वैल्यू अगर k आ जाए और fb का वैल्यू अगर k आ जाए, जैसे यहां पर एक अलग नंबर लिए हैं हम, उसका वैल्यू k आया, और यहां पर हम कुछ अलग वैल्यू लिए हैं और ये k आया, ये दोनों तो वैल्यू इक्वल है। अगर ये a और b यहां पर इक्वल नहीं है और इसका वैल्यू इक्वल आ रहा है, मतलब यहाँ a का इमेज k आया और b का इमेज भी हमारा k आया, बट ये प्री इमेज जो ए बी है वो इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये ऑन टू नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको भी इक्वल होना होगा, ए और बी को भी इक्वल होना होगा, तभी 1 1 होता है। बट ये इक्वल आया बट यहाँ इक्वल नहीं है तो ये 1 1 नहीं होगा। जैसे कि fx1 इक्वल टू fx2 ले लिए तो बनाते बनाते मेरा x1 इक्वल टू x2 भी आ जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो 1 1 होगा। हम चेक करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, तो ध्यान दोगे fx का वैल्यू क्या है 3x, fx का वैल्यू क्या है 3x। तो अगर हम यहाँ पर fx1 लेते हैं यहाँ तो 3x1 आएगा, और अगर fx2 लेते हैं यहाँ तो 3x2 आएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x1 और यहाँ क्या आ जाएगा 3x2। ठीक है, जिस प्रकार से fx का वैल्यू 3x है, अगर हम fx1 लेते हैं तो 3x1 आएगा, तो fx1 के जगह पर 3x1 आ गया और fx2 के जगह पर 3x2 आएगा, तो उसके जगह पर 3x2 आ गया। तो अब यहां से 3 से 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा 1 1 है, f इज 1 1, 1 1 हो गया। ठीक है, अब ऑन टू कब होता है, ऑन टू कब होगा, जब ये जो हमारा यहाँ कोडोमेन जो दिया हुआ है, ये जो कोडोमेन है, इस कोडोमेन का हर एक एलिमेंट उसका रेंज में आना चाहिए। यानी ये जो यहाँ जो भी एलिमेंट है, इस सेट में जो भी एलिमेंट है, वो हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ का हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू लेने से इसका हर एक मान आ जाना चाहिए, यानी इसका हर एक एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी से प्राप्त होना चाहिए। तो इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं fx इक्वल टू वाई, fx इक्वल टू वाई। अब fx का वैल्यू 3x है, 3x है। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो x है वो इसका एलिमेंट होगा और ये जो y है वो इसका एलिमेंट होगा। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं y बिलोंग्स टू r। ये जो y है, ये y किसका एलिमेंट है, r का। ठीक है, तो y बाई 3 किसका होगा, y अगर रियल है, y बिलोंग्स टू r मतलब y रियल है, तो रियल को 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो रियल ही तो होगा, वो भी रियल ही होगा। अब y बाई 3 का वैल्यू क्या है x, मतलब x बिलोंग्स टू मेरा रियल। तो अभी वही चीज तो बताएं हम यहाँ पर कि ये जो हमारा x है वो इसका एलिमेंट होना चाहिए और ये जो x है वो इसका एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज तो यहाँ पर आ गया हमारा y बिलोंग्स टू r, तो x बिलोंग्स टू r, दैट इज ये मेरा 1 2 भी होगा। देयरफॉर
f इज 1 2, यानी ये क्या हो गया, f इज 1 1 1 2, क्या आ गया 1 1 1 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ध्यान दोगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 गिवन है। एफ एक्स का ये वैल्यू है, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है, और एफ कॉम्बिनेशन एफ जीरो निकालना है। तो इससे पहले हम लोग एफ कॉम्बिनेशन एफ एक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हम लोग पहले निकालेंगे एफ कॉम्बिनेशन एफ एक्स, ठीक है। तो इसको एकदम सिंपल सा लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, एफ दे के ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर हम लोग यहाँ एफ एक्स ले लेते हैं, ये लेते हैं। एफ कॉम्बिनेशन एफ एक्स रहेगा तो एफ ब्रैकेट एफ एक्स लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एफ एक्स है ब्रैकेट में, एफ एक्स का ये वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स का ये वैल्यू है, यहाँ पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ये ले लिए, ठीक है। अब ध्यान दोगे एफ एक्स का वैल्यू ये है, यानी सीधा सा मतलब यही है कि ये जो एक्स है यहाँ आ जाएगा, मतलब एफ के साथ ये जो कंप्लीट दिख रहा है ना, यही हमारा एक्स है। यहाँ पर ये कंप्लीट क्या है, तो इस कंप्लीट को हम लोग एक्स मान लेंगे। यानी देखोगे यहाँ जो है वही चीज इन दोनों की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ दोनों जगह एक्स एक्स आएगा, तो यही तो मेरा एक्स है। यानी ये कंप्लीट वैल्यू कहाँ आएगा, इस एक्स के जगह पर आएगा, मतलब ये पूरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, और क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का पावर 2 हो जाएगा। फिर से प्लस है तो फिर से हमारा ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ये आ गया, और फिर अलग से 7 है। ध्यान दो एकदम काफी सिंपल है, ज्यादा एकदम दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ जो भी चीज लिखा रहेगा, अगर यहाँ y रहता तो y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 होता, यहाँ 2 रहता तो 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 हो जाता। मतलब यहाँ जो भी चीज लिखा रहेगा वही चीज यहाँ और यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, इसको लिखा हुआ है, तो इस चीज को हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग यहां पर और यहां पर पुट कर दिए, ठीक है। अब ध्यान दोगे, अब एक्चुअली में क्या है कि इस x के जगह पर, इस x के जगह पर यहां पर क्या लेने बोला है, 0 लेने बोला है, ये चीज, ठीक है। इस x की जगह पर क्या ले लिए, 0 ले लिए। तब जहां जहां x आपको दिख रहा है सभी जगह 0 पुट कर दोगे। यहां 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस में 7, 0 का स्क्वायर 0, फिर यहां भी 0 और प्लस में 7, फिर यहां पर 7, तो यहां 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा 7 प्लस 7। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, इसे ऐड करोगे तो 14 आएगा, अब इसे ऐड कर देंगे तो 63 आ जाएगा, ये आ गया। बट इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दोगे। एफ कॉम्बिनेशन एफ 0, शुरू में ही हम 0 लेके अगर चलते हैं, जैसे हम यहां पर एक्स लिए, फाइनली तो हमें 0 ही लेके चलना था, हम शुरू में ही अगर 0 ले लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ये कॉम्बिनेशन है बट ये 0 है, दोनों अलग अलग चीज है। ये कॉम्बिनेशन है, यहां वाला 0 है, तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ऐसा लिख सकते हैं जैसे इसको लिखे हैं ना, एफ ब्रैकेट एफ एक्स, तो एफ ब्रैकेट एफ 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दोगे, अगर हम यहां पर अलग से एफ 0 का मान निकाल के रख लेते हैं, अलग से एफ 0 का मान अगर हम निकाल के रख लेते हैं, ध्यान दोगे, इसको फिलहाल हम अब मिटा देते हैं। यहां एफ 0 को जरूरत पड़ रहा है, एफ 0 है, ये एफ 0 का जरूरत जो पड़ रहा है, अगर हम यहां पर एफ 0 ले लें तो यहां भी 0 का स्क्वायर, फिर यहां 0 प्लस 7, तो कितना आ गया, 7 आ गया। यानी इसका वैल्यू क्या होगा, तो 7 होगा, हम 7 ले लिए। ध्यान दोगे, जैसे एफ एक्स का वैल्यू ये था ना, तो हम यहाँ एक्स की जगह पर 0 ले लिए, अब यहां भी 0 ले लिए, यहां भी 0 ले लिए, और बच गया 7, मतलब 7 आया। अब इसको हम लोग
ये जो टर्म है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। f0 आया यहाँ ब्रैकेट में, तो f0 का वैल्यू 7 है, वहां 7 पुट कर दिए। अब जैसे f7 आ गया ना, अब f7 का मान अगर हम यहां से निकाल दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर फिर 7 प्लस 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 14, इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा 63, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 63। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यानी इसका आंसर क्या आ गया तो 63 आ गया, यानी इसका आंसर 63 कहां पर होगा, तो 63 इसका था बी में, यानी बी हो गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो गया तो बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टेन इनवर्स -1। ठीक है, क्या है तो टेन इनवर्स -1, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, आप लोग ध्यान दोगे। टेन इनवर्स माइनस एक्स जो रहता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स जो रहता है उसका माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है, ये माइनस आगे आ जाता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो ज्यादा सोचना नहीं है, बस रीडिंग याद रखना है। टेन इनवर्स 1 मतलब 10 का रीडिंग 1 कितने डिग्री का होता है, 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो पता होना चाहिए 45 डिग्री का होता है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी π/4। क्या आ जाएगा इसका π/4, तो -π/4 आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा, आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर में ध्यान दोगे, इसमें दो मैट्रिसेस को इक्वल दिया गया है, 2x + y 5x - 7 और 4x। ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को एक दूसरे मैट्रिक्स के बराबर करना है। 7y 5y - 7 और x + 6, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें x एंड y का मान निकालना है। ये जो दो मैट्रिक्सेस आप लोग को दिख रहा है, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म इक्वल होता है, यानी यहां से ये जो टर्म है वो 7 के बराबर हो जाएगा, ये जो है सो इसके बराबर हो जाएगा, ये जो है सो इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो है सो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इसके बराबर, सबसे पहले हम इसी को बराबर करेंगे, क्योंकि दूसरे को हम इक्वल कर रहे हैं तो एक्स वाई दोनों प्रेजेंट हो रहा है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब इसको हम इसके इक्वल करते हैं, तो आ जाएगा 4x = यहां से x + 6, ये आ गया। अब इस 6 को इधर हम माइनस में ले जाएंगे, तो 4x - x = 6 हो जाएगा। 4x में से x माइनस होगा तो 3x = 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 3 को इधर डिवाइड करेंगे, तो x = 6/3 दैट इज 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका तो 2 आ जाएगा। अब इसके बाद जब ये आ चुका है तो y वाले को किसी को भी इक्वल कर दो, इसे हम इक्वल कर देंगे 7 का, तो क्या आ जाएगा 2x + y = 7। ये 2x + y = 7, तो x का वैल्यू 2 आया है, यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 × 2 + y = 7, 2 × 2 का 4 हो जाएगा। इस 4 को उधर माइनस में ले जाएंगे, तो कितना आ गया 3, यानी क्या आ गया x = 2 और y = 3, यानी 2 3। तो 2 3 इसका आंसर कहां पर है तो बी में है, यानी इसका आंसर क्या हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो है सो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हमें पता लगाना है कि a + a' क्या होगा, आइडेंटिटी होगा या सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो पता होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, ध्यान से समझोगे, जब a' = a आ जाए, a' = a आ जाए तो सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक होता है। और a' = -a अगर आ जाए, a' = -a आ जाए तो वो अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा तो अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखते हैं इसका। अब a + a'
इसका डैश लगा देते हैं। ठीक है, ये डैश दोनों में अलग अलग हो जाएगा। ए में डैश हम अलग कर दिए प्लस, अब ए डैश जो है उसमें फिर से डैश लग गया। डैश का मतलब यहाँ ट्रांसपोज है। ठीक है, तो ये डैश ए में अलग कर दिए, फिर प्लस लिखे, फिर ए डैश में फिर से डैश लगा दिए। अब ध्यान दोगे, डबल डैश होने से क्या होता है, तो डैश हट जाता है, ए हो जाता है। प्लस है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं ये। तो यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू वही आया। जिसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं अगर वही चीज आ जाए तो सिमेट्रिक होता है, और अगर साइन चेंज होकर के अगर आ जाए तो अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ए प्लस ए डैश का डैश निकाल रहे हैं तो वही चीज आ गया, जो ब्रैकेट के अंदर है वही आ गया, मतलब ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। तो इसी में एक क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देख लोगे, एक और जो आ सकता है। अब अगर यहां पर a माइनस ए डैश के बारे में पूछा जाता, इसके बारे में हमसे पूछा जाता कि ये सिमेट्रिक है या अस्क्यू सिमेट्रिक, तो सेम वैसे ही इसको हम चेक करते, यहाँ डैश लगा देते। अब ये डैश दोनों में अलग अलग हो जाता, ऐसा हो जाता। ठीक है, अब ये दोनों में डैश है, दो बार डैश है तो ए हो जाता। अब यहां से माइनस कॉमन लेते तो जो माइनस है वो प्लस हो जाता, और जो प्लस है वो माइनस हो जाता। तो ध्यान दोगे, जो चीज यहां पर है वही चीज आया, बट माइनस के साथ आया। इसका मतलब क्या है कि ए माइनस ए डैश ये जो है ये क्या है, इज अस्क्यू सिमेट्रिक। याद रखोगे इसे, क्योंकि एग्जाम में बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, याद रखोगे। यानी ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश अस्क्यू सिमेट्रिक होता है, बट हमसे तो ये पूछा गया था। यानी क्या हो जाएगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन में इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ऑर्डर क्या होता है वो समझ लोगे। ऑर्डर क्या होता है, रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या, आर क्रॉस सी, ऐसा होता है। तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ रॉज है और ये नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो रॉज क्या होता है, ये जो वर्टिकल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो होता है ये, इसे हम लोग रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग रॉ बोलते हैं। इस प्रकार से जो लाइन रहता है उसे हम लोग रॉ बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कॉलम बोलते हैं, इसे कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, ध्यान दोगे। अब अगर इस प्रकार से एक मैट्रिक्स है, ए है, बी है, सी है, यू भी है, भी है और डब्ल्यू है, ये है। तो ध्यान देना यहां पर थोड़ा सा, अगर इसमें देखा जाए तो अगर इस प्रकार का लाइन बोला जाए तो कितना है, तो 3 है, 3 बार है, 1 2 3, यानी आर का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अब इस प्रकार से 1 2 2 है, यानी 3 इंटू 2 हो जाएगा, ऐसा 3/2 होगा। इसका ऑर्डर पूछा जाए तो 3/2 होगा। 1 2 3, 3 आया, और 1 2 2 है। अगर इसी में हमारा इस प्रकार से हो, x1 x2 x3 x4, a b c d, ऐसा है। तो पहले इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल कितना है, तो 1 2 यानी 2 है। ठीक है, फिर इस प्रकार से कितना है, 1 2 3 4, 2/4, कितना हो गया, 2/4। इसी तरह से अगर हमें इसमें अगर देखना है तो ध्यान दोगे, ये हॉरिजॉन्टल तो मेरा एक ही हुआ, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट तो एक ही हुआ, तो यानी आ गया इसका 1। ठीक है, वर्टिकल में कितना जाता है, 1 2 3, तो ये आ गया इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या आ गया, तो 1/3 आ गया इसका ऑर्डर। यानी इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। आंसर इसका ए नंबर आ गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान देते हैं। ध्यान दोगे, ए में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इक्वल टू 1
4 2 2, हमें ये फाइंड करना है, सॉरी ये दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है डिटर्मिनांट ऑफ 2a, हमें 2a का डिटर्मिनांट फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 इंटू ए फाइंड कर लेते हैं, 2 इंटू ए। ठीक है, तो ध्यान दोगे 2 को तो हम 2 रहने दिए और ए का जो वैल्यू यहां पर है उसे हम पुट कर दिए 1 4 2 2 पुट कर दिए। तो जब भी कोई डिटर्मिनांट में यहाँ इस प्रकार से 2 मल्टीप्लाई आता है तो वो इसके अंदर जितने सारे एंट्रीज है, एलिमेंट्स है, सभी में मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम सब में यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा 2a का वैल्यू आ गया, बट हमें डिटर्मिनांट ऑफ 2a चाहिए। तो जैसे ये साइन यहाँ लगता है तो ये जो कैपिटल ब्रैकेट जैसा डिटर्मिनांट का जो साइन दिख रहा है ना, उसको हटा करके हम लोग ये साइन लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। अब डिटर्मिनांट का सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 32 और बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 और बीच में हम लोग माइनस रखते हैं तो कितना आ जाएगा, तो -24 आ जाएगा आंसर इसका, -24। बट यहां इसका कुछ वैसा सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ था, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन जो है सो इसका 4 दिया हुआ है। चारों ऑप्शन है 2 डिटर्मिनांट ऑफ ए, डिटर्मिनांट ऑफ ए, 4 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए और 8 डिटर्मिनांट ऑफ ए, ऐसा दिया हुआ है इसका आंसर। ये ए में दिया हुआ है 2 डिटर्मिनांट ऑफ ए, बी में दिया हुआ है डिटर्मिनांट ऑफ ए, ठीक है, सी में दिया हुआ है 4 डिटर्मिनांट ऑफ ए, ठीक है, और डी में ऑप्शन दिया हुआ है 8 डिटर्मिनांट ऑफ ए किसके बराबर होगा, तो ध्यान दोगे। यानी ये जो वैल्यू आया हमारा -24 वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। तो सीधी सी बात है, सभी में डिटर्मिनांट ए का यूज हुआ है तो पहले हम ए का डिटर्मिनांट ही निकाल लेते हैं। अगर यहां से हम ए का मोड फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए में यहां पर ए में जो ये जो कैपिटल ब्रैकेट लगा हुआ है वो हट के यहां पर डिटर्मिनांट का साइन लग जाएगा। सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व करोगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। अब यहां सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा, ठीक है, लेकिन हमें लाना क्या था -24। तो ये -6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, यानी आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, ध्यान दोगे कैसे आया हुआ आंसर। ए का वैल्यू गिवन था और हमें चेक करना है कि 2a का वैल्यू इस डिटर्मिनांट का वैल्यू ये होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग 2a, यहां पर 2 इंटू ए है ना, तो 2a ले लिए, 2 को लिख दिए, ए का ये जो वैल्यू है इसको यहां पुट कर दिए। अब जैसे ही यहाँ ये जो 2 है सब में मल्टीप्लाई होगा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 2 आ गया, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 8 आ गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर, अब उसके बाद अब यहाँ ये डिटर्मिनांट का साइन लगा हुआ है तो हम डिटर्मिनांट ले लिए, ये ब्रैकेट हट कर यहाँ पर डिटर्मिनांट का साइन लग गया, मैट्रिसेस का साइन है वो, मैट्रिसेस का साइन हट करके डिटर्मिनांट लग गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 32 आया, बीच में माइनस लगा दिए, आया -24। अब हम क्या किए, ए का डिटर्मिनांट पहले निकाल ले रहे हैं, यहां से ए का डिटर्मिनांट निकालेंगे तो मैट्रिसेस का साइन हट के डिटर्मिनांट का साइन लग गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किए तो -8, सॉल्व किए तो कितना आया -6। तो अब पता लगाना है कि -24 के बराबर कौन होगा, ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। इसका मतलब क्या, -6, इसका वैल्यू -6 आया है तो -6 इंटू 2 कितना होगा -12, तो -12 तो आया नहीं, इसका -6 वो भी नहीं आएगा। 4 इंटू -6
ये आएगा -26, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। किसका? तो 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसमें इंट्रीज क्या दिया हुआ है? तो इंट्रीज दिया हुआ है 0 और 1, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो ध्यान दोगे 3/3 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स हमें बनाना है इस प्रकार से, 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स बनाना है, तो इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है? तो टोटल 9 है, ठीक है। टोटल कितना एलिमेंट है इसके अंदर? 9 एलिमेंट है। अब इसमें जो एंट्री जो है क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। यानी ये जो पहला प्लेस है, फर्स्ट स्थान है, इसको हम दो तरीके से भर सकते हैं। इसे दो तरीके से भर सकते हैं, और इसको भी दो तरीके से ही भर सकते हैं, इसको भी हम दो तरीके से भर सकते हैं। मतलब एवरी 9 वैकेंट प्लेसेस को दो तरीके से भरा जा सकता है। इसीलिए हम क्या लेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 टाइम्स, यानी 2 टू द पावर 9, यानी 512 आ जाएगा इसका आंसर। यानी इसको भी दो तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि इंट्रीज हमारा 2 ठो है। इसको भी दो तरीके से भर सकते हैं, इसको भी दो तरीके से भर सकते हैं, मतलब 2 नंबर हम रख सकते हैं। यानी टोटल 2 इंटू 2 इंटू कितना बार हो जाएगा? 9 टाइम्स, दैट इज 2 टू द पावर 9, दैट इज 512 इसका आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा 512। अब ध्यान दोगे, ये दो डिटर्मिनेंट है जो दोनों इक्वल है, और इसमें से हमें x का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, दोनों इक्वल है, x का मान निकालना है। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और बीच में हम लोग माइनस लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5x आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा, और बीच में माइनस ले लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -x आएगा, x माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 2 नंबर आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद 11 नंबर में है y इक्वल टू log x, ठीक है। y इक्वल टू log x है, और इसमें से हमें क्या करना है? तो dy/dx हमें फाइंड करना है। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ dy/dx लग जाएगा, इधर भी dy/dx हो जाएगा। अब अगर आप प्रॉपर्टी पढ़े हो डिफरेंशिएशन का तो ध्यान दोगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये पढ़े होगे, ठीक है। और ये तभी होता है, ध्यान दोगे, ये log जो है, log के साथ यहाँ जो फंक्शन है वो फंक्शन नीचे होना चाहिए। ध्यान से एकदम सिंपल तरीके समझना है। ये जो log है, log का यहाँ जो भी चीज लिखा रहेगा वही यहाँ नीचे होना चाहिए, तो यही हमारा 1/x में आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ log के साथ log x लिखा हुआ है, ये log x यहाँ नीचे होना चाहिए था, ये log x यहाँ नीचे होना चाहिए था। तो उस log x को हम लोग यहाँ पर नीचे ले लेते हैं, इसे चेन रूल कहते हैं इसे हम। ये जो log है यहाँ नीचे आ जाएगा, ये आ गया। और जब यहाँ पर इसको हम अपने से लिए हैं तो इसको इधर हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दोगे यहाँ पर क्या बताया गया था फॉर्मूला में, ये जो log है यहाँ, log के साथ यहाँ जो भी चीज लिखा रहेगा वही यहाँ नीचे होना चाहिए, तो वही हमारा 1/x चला जाता है, वही हमारा डिवाइड में चला जाता है। तो log के साथ यहाँ log x है, वही चीज यहाँ पर है बैठा हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा? तो 1/log x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो 1/log x हो जाएगा। ध्यान दोगे, ये यहाँ जो भी चीज रहेगा वही डिवाइड में आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसमें भी देखोगे, log के साथ यहाँ जो टर्म है वही टर्म यहाँ पर है, तो यही मेरा डिवाइड में आ जाएगा 1/x। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 1/x log x, ऐसा लिख सकते हैं, x इंटू log x, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। क्या आ जाएगा इसका? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दोगे, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए है, ठीक है। और इसमें से हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स यहां लगा देते हैं, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा दिए, ठीक है। अब ये जो डी बाई डी एक्स हम यहां लगाए हैं, बीच में प्लस है, तो प्लस को हम अलग अलग कर देते हैं दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स दोनों में अलग अलग कर दिए। ये जो डी बाई डी एक्स है इसमें भी अलग कर दिए, इसमें भी अलग कर दिए। और ये कांस्टेंट है तो इसका जीरो होता है डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दोगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसका होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन कब होगा ये फॉर्मूला? ये जो रूट एक्स जो लिखा हुआ है ना, रूट के अंदर क्या है? तो एक्स, वही एक्स यहां होना चाहिए। रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो नीचे अगर है तो उसका ये होगा, ठीक है। मतलब जो भी चीज यहां है वही हमारा नीचे यहां पर आ जाएगा, और 1/2 रूट एक्स। अगर यहां रूट वाई होता ऐसा, अगर यहां रूट वाई होता तो नीचे यहां वाई होना चाहिए, तो यहां पर 2 रूट वाई होता, ऐसा होता, ठीक है। तो ये जो टर्म है हमारा, ये टर्म हमारा इस रूप में तो ऑलरेडी हमारा सेट है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। बट इसका फिलहाल अभी ये नहीं होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि रूट वाई है और यहाँ एक्स है, यहाँ वाई होना चाहिए था। तो इसमें हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ नीचे हम लोग वाई ले लेंगे अपने से, और यहाँ वाई ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0। डी वाई अपने से सेट कर दिए, डी एक्स को यहाँ लिख दिए। अब ध्यान दोगे, ये जो टर्म है इसको उधर माइनस में ले जाएंगे, ठीक है। अब सेम उसी प्रकार से जब रूट वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट वाई होगा। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। ये जो टर्म है वो इक्वल टू के उधर माइनस में चला जाएगा, ये चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है हमें। यहां से -1/2 रूट एक्स, ये इधर ऊपर चला जाएगा 2 रूट वाई, डिवाइड में है यहाँ पर, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया इसका? -1 इंटू रूट वाई, तो रूट वाई बाई रूट एक्स आ गया इसका वैल्यू। इसका वैल्यू क्या आ गया? तो रूट वाई बाई रूट एक्स आ गया इसका वैल्यू। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सी नंबर आंसर होगा 12 का। 12 का सी नंबर हो जाएगा। ध्यान दोगे, y का वैल्यू गिवन है, और ये क्या है? तो पढ़े होगे, ये डबल डेरिवेटिव्स है विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी हमें x के रिस्पेक्ट में y का डबल डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे, अगर इसे हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स लगा दिए, इधर भी हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 5 cos x माइनस 3 sin x। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो -5 sin x हो जाएगा। अब ये जो साइन है, इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो cos हो जाएगा। अभी हम लोग एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, यहां तक जाने के लिए हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग,
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही इसे हम लोग एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर डी बाई डी एक्स फिर से आ जाएगा। किस पर? तो डी वाई बाई डी एक्स में। इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स लगा दोगे, फिर यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स टू। ठीक है, इसके बाद इसे जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस, और कॉस का क्या होगा? तो माइनस साइन। तो इसका हम माइनस साइन ले लिए। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया। अब ध्यान दोगे यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये आ गया। माइनस जैसे ही हम कॉमन लिए, जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया, क्योंकि देखो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये जो टर्म है यहां ब्रैकेट में, ये माइनस को रहने दिए, ये माइनस रहने दिए। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट वाला जो टर्म है उसको ध्यान दोगे यहां पर, ये तो क्या है? y। क्या है इसका वैल्यू? तो y है, यानी हम लोग यहां पर y रख सकते हैं। यहां क्या रख सकते हैं? तो y, यानी इसका डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ गया? तो माइनस वाई आ गया। यानी ये आंसर कहां पर होगा? माइनस वाई कहां पर है आपका? देखोगे तो सी में है, यानी इसका आंसर क्या होगा? तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी r इक्वल टू जब 5 सेंटीमीटर है तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। सर्कल का जो एरिया है उस एरिया का रेट ऑफ चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में। यानी अगर हम a इक्वल टू एरिया मान लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल ले लेते हैं, तो हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज रेडियस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। दैट इज डी ए बाई डी आर हमें फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, डी ए बाई डी आर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला चीज ए क्या है? तो एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल पढ़े होगे, पाई आर स्क्वायर होता है। अब ए को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमें, तो इसे हम डिफरेंशिएट कर दिए आर के रेस्पेक्ट में, डी बाई डी आर हम लगा दिए, तो इधर भी हम डी बाई डी आर लगा देंगे। मतलब दोनों तरफ डी बाई डी आर अप्लाई कर दिए। पाई तो कांस्टेंट है, पढ़े होगे डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाता है और एक माइनस हो जाता है, तो 1 हो जाएगा। मतलब पावर इसका आगे आके एक माइनस हो गया 2 में, तो 1 हो गया। अब क्वेश्चन में आर का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो कितना आ गया इसका वैल्यू? इसका वैल्यू आ गया 10 पाई। अब अगर हम यहां से यूनिट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि इसका यूनिट सेंटीमीटर में है, आर का वैल्यू 5 था, 5 पुट कर दिए, सेंटीमीटर है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर, यहाँ एरिया बाय रेडियस है ना, ऊपर में है एरिया, नीचे है रेडियस। एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का सेंटीमीटर, यानी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगा इसका, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दोगे। 15 में एक क्वेश्चन है, ये है हमारा एक क्वेश्चन, इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्या करना है इसे? तो इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला चीज, इसका जो e टू दी पावर माइनस एक्स, पावर जो इसका माइनस में है, इसको प्लस में लाने के लिए हम इसे डिवाइड में ले सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 1/e टू दी पावर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसको जैसे ही डिवाइड में कर देंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा? तो इसका पावर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे। अब हम इन दोनों में यहां पर एलसीएम ले लिए, तो जैसे यहां पर हम e टू दी पावर एक्स एलसीएम ले लिए, तो ये e टू दी पावर एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर e टू दी पावर एक्स का पावर 2 हो जाएगा। e टू दी पावर एक्स का पावर 2 + 1 ऐसा आ जाएगा। अब ये जो e टू दी पावर एक्स है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये ले लिए, ये e टू दी पावर एक्स ऊपर चला गया, नीचे रह जाएगा e टू दी पावर एक्स का पावर 2 + 1। ध्यान दोगे, यहां सबसे पहले क्या किए, इसका जो पावर माइनस था उसे हम डिवाइड में ले गए तो पावर प्लस हो गया। फिर हम इन दोनों में एलसीएम लेके नीचे e टू दी पावर एक्स ले लिए, e टू दी पावर एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका पावर 2 हो गया। अब इसको डिवाइड से हम ऊपर मल्टीप्लाई में ले गए। अब हम इसमें क्या करेंगे? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे हम लोग इसमें। तो क्या करेंगे, यहां पर ये जो e टू दी पावर एक्स है इसे हम लोग पुट करेंगे, e टू दी पावर एक्स को हम लोग y पुट कर दिए। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगर इसे x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पता होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वही रह जाता है। तो e टू दी पावर x हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, ध्यान दोगे। अब ये dx को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, e टू दी पावर x dx = dy। ठीक है, तो क्या आ गया? e टू दी पावर x dx का वैल्यू क्या आया? dy। तो हम यहां पर इसका यूज करने वाले हैं। ध्यान दोगे, यहां पर इसे अगर हम i लेट कर लेते हैं, इसे अगर हम i लेट कर लेते हैं, ध्यान दोगे यहां पर ठीक है, i लेट कर लेते हैं इसे, e टू दी पावर x dx है, तो e टू दी पावर x dx का वैल्यू क्या है? dy। तो इसके जगह पर हम dy रख दिए। ठीक है, फिर e टू दी पावर x को क्या लिए हैं? y, तो यहां पर y और पावर में 2, y²। और ये जो 1 है इसको हम 1² लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन dx बाय x² प्लस a², तो 1/a tan इनवर्स x/a, ऐसा पढ़े होगे फॉर्मूला आप लोग। इंटीग्रेशन dx बाय x² प्लस a² का क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। तो a के जगह पर 1 है और x के जगह पर y है। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को अगर हम यहां यूज कर दें तो a के जगह पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और x के जगह पर y आ जाएगा, y/1। तो क्या लिख सकते हैं इसे? tan इनवर्स y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स y। और y किसको लेट किए थे? तो e टू दी पावर x को, यानी यहां पर tan इनवर्स e टू दी पावर x आ जाएगा और प्लस में c, tan इनवर्स e टू दी पावर x। तो ध्यान दोगे हम क्या किए हैं इसमें, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किए, यहाँ e टू दी पावर x को y मान लिए और इसे डिफरेंशिएट किए। तो इसे जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएट किए तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो वही होता है। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो e टू दी पावर x dx का वैल्यू dy आया। मतलब इस पूरे के जगह पर हम dy पुट कर दिए, यहाँ पर y² पुट कर दिए, इसका हो गया tan इनवर्स y। अब y का वैल्यू फिर से ये है तो उसको वहां पर हम लोग पुट कर दिए।
क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दोगे, इसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले ये जो कॉसेक का स्क्वायर है, फॉर्मूला पढ़े होगे, सॉरी कॉसेक का स्क्वायर और सेक है, सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा और कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। सेक थीटा का 1/cos और कॉसेक थीटा का 1/sin। तो ये जो सेक का स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, और ये जो कॉसेक का स्क्वायर है उसके जगह पर लिख सकते हैं 1/sin होता है, तो 1/sin स्क्वायर एक्स। ध्यान दोगे यहां पर थीटा था इसलिए हम थीटा लिए थे, यहां दोनों जगह एक्स है इसलिए हम एक्स ले लिए, और यहां स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर भी ले लिए हम। अब इसे हम, ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो फॉर्मूला पढ़े होगे 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 1 उधर माइनस में चला जाएगा तो सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1। अब यहां से इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर फॉर्मूला पता है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है और 1 का x हो जाएगा प्लस में c, यानी ये था मेरा 16 नंबर। 16 नंबर का हो जाएगा इसका आंसर 10x - x, यानी c नंबर। आंसर इसका क्या आ गया, तो c नंबर आ गया। अब 17 में ध्यान दोगे, -π/2 से +π/2 साइन का पावर 7x dx, ये है। तो यहां पर ध्यान दोगे इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन -a से +a रहता है और यहां पर fx dx रहता है, तो इसका वैल्यू 0 होता है। पता है कब होता है 0, जब fx इज एन ऑड फंक्शन, fx इज एन ऑड फंक्शन। अगर यहां लिखा हुआ फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है तो 0 होगा, इवन फंक्शन होता है तो इसी का वैल्यू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिमिट 0 से a हो जाता है। ये कब, जब ये इवन फंक्शन होता है। ठीक है, जब ऑड फंक्शन रहता है तो 0 हो जाता है, और जब इवन फंक्शन रहता है तो डबल कर देते हैं और लिमिट को 0 से a ले लेते हैं। तो यहां पर अगर कोई भी साइन का टर्म आ जाए, ठीक है, और अगर उसका पावर इवन है तो इवन फंक्शन होगा, साइन का रहने पर, साइन या 10 का। ठीक है, तो पावर इवन रहेगा तो इवन फंक्शन होगा और पावर ऑड रहेगा तो ऑड फंक्शन होगा। दैट इज ए ऑड फंक्शन है, और जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू ऊपर है, बट नीचे माइनस और ऊपर प्लस है, -π/2 और +π/2, यही चीज है। और ये ऑड फंक्शन है, पावर ऑड मतलब ऑड फंक्शन, सब में नहीं, साइन और 10 में। कॉस में कुछ भी रहे, ऑड रहे या इवन रहे पावर, वो इवन फंक्शन ही होता है। बट साइन में जब पावर इवन रहेगा तो इवन फंक्शन होगा, और जब पावर में ऑड रहेगा तो ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन रहने से वैल्यू 0 होगा, दैट इज इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। 17 का आंसर क्या होगा, तो 0 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा इसका आंसर, तो डी नंबर हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान दोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है सबसे पहले tan इनवर्स x। ठीक है, और लिमिट हम यहां 0 से 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यहां से x को हटा के 1 को पुट कर देंगे। लोअर लिमिट को पुट करने से पहले साइन चेंज करते हैं, जब भी लोअर लिमिट रखना है साइन को पहले चेंज करेंगे। tan इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री π/4, tan इनवर्स 0 यानी 0,
यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4, दैट इज सी नंबर। आंसर क्या होगा इसका, तो सी नंबर। अब 19 में एक क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। ये है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या करना है, ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, सॉरी सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री का सम बताना है। तो सबसे पहला चीज, इसे हमें जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये जो स्क्वायर रूट है, यहां स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ गया, रूट यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा और इसका डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे, ऑर्डर क्या बोलता है, किसको बोलते हैं ऑर्डर, तो इक्वेशन में जो अधिकतम बार डिफरेंशिएट किया गया हो, मतलब इक्वेशन में मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसमें मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। और जो अधिकतम बार जहां डेरिवेटिव्स हमें दिख जाए उसका पावर देखना है। इसका पावर नहीं देखना है ना, इसका पावर देखना है। अधिकतम यहां डिफरेंशिएट किया गया, इसका पावर देखेंगे, इसका पावर 2 है तो पावर इसका 2 आ गया। अब इसी का हमें सम निकालना था, तो सम कितना हो जाएगा, 2 + 2 दैट इज 4 आ जाएगा। हमें पूछा गया था सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, तो सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री 4 आ गया, दैट इज इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है हमें। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले हम लोग एक इक्वेशन को लिखते हैं, ध्यान दोगे। ये dy/dx प्लस py = q। अगर एक इक्वेशन इस रूप में हो तो उसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर एक इक्वेशन इस रूप में अगर है तो उसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। कैसे, तो e⁻∫ p dx, ऐसा e का पावर में इंटीग्रेशन और p dx। तो यहां पर हम अगर if फाइंड कर दें तो e⁻∫ p dx। तो सबसे पहला चीज कि p हम लोग किसको बोलते हैं, y के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसे हम लोग p बोलते हैं। तो y के साथ यहां मल्टीप्लाई कौन है, तो sec x। तो यहां पर क्या आ जाएगा, sec x dx आ जाएगा। और पता होना चाहिए कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस 10x, ये होता है, ठीक है। sec x mod 10x होता है। अब पता होना चाहिए कि e और log जब रहता है तो दोनों का दोनों हट जाता है। इस प्रकार से e⁻log x, तो क्या होता है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू x हो जाता है, दोनों हट जाता है। तो यहां से e और log हट जाएगा तो क्या आएगा, sec x प्लस 10x आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो sec x प्लस 10x। क्वेश्चन नंबर 20 यानी ए नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे। अगर इक्वेशन हमारा इस रूप में हो dy/dx प्लस py = q, तो if निकालने के लिए क्या करेंगे, e का पावर में इंटीग्रेशन p dx लेंगे,
ठीक है। ई का पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स फॉर्मूला है आई एफ निकालने का। तो ये जो इक्वेशन है हमारा, इसमें ध्यान दोगे y के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसी को p बोलते हैं। तो यहाँ y के साथ कौन था, तो sec x, तो यही मेरा p है। ये क्या है, p है। तो इंटीग्रेशन का पावर इंटीग्रेशन p dx ले लिए और p के जगह पर उसका जो sec x है, p के जगह पर हम sec x पुट कर दिए। sec का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10 और e और log जब दोनों रहता है तो दोनों हट जाएगा, तो फिर ये हमारा बच जाएगा। यानी ये हमारा आ गया इसका आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 21 में है दो वेक्टर दिया हुआ है और इसमें हमें क्या करना है, इफ द वेक्टर्स आर कॉलिनियर, अगर ये दोनों वेक्टर कॉलिनियर है तो हमें ए जो यहां दिया हुआ है, बी जो यहां दिया हुआ है, उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पता होना चाहिए कि इस प्रकार का दो वेक्टर कॉलिनियर कब होता है। तो इस प्रकार का दो वेक्टर कॉलिनियर तभी होगा जब कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो इक्वल आएगा। यानी यहां से a डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू यहां से 3 डिवाइडेड बाई -4 इक्वल टू यहां से -2 डिवाइडेड बाई b, ये इक्वल आएगा। तो ये कॉलिनियर होगा दोनों। कॉलिनियर यानी पैरेलल। ये दोनों वेक्टर कॉलिनियर या पैरेलल तभी होगा जब i का रेशियो, j का रेशियो, k का रेशियो इक्वल आएगा, तो वो कॉलिनियर होगा। तो पहले से कॉलिनियर दिया हुआ है तो हम इक्वल कर दिए। अब हम इन दोनों को लेके चलेंगे तो यहां से a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a/3 को हम लेके चलते हैं, पहले ये दोनों को लेके चलते हैं। तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/4 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से हम लेके चलते हैं 3/-4 इक्वल टू यहां से -2/b, b को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहां पर 3 आ जाएगा। यानी कितना आ गया, तो -9/4 और 8/3, यानी ये आंसर कहां पर है, तो बी में है। -9/4 है और 8/3 है, ये कहां पर है, तो बी में है। ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है I.J×K, ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद प्लस में J.I×K, ठीक है, प्लस K.I×J, ये दिया हुआ है। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे, ये इसका वैल्यू फाइंड करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। ध्यान दोगे कुछ प्रॉपर्टी, यहां पर हम I ले लेते हैं, J ले लेते हैं और K ले लेते हैं। इसका इस ऑर्डर में अगर ओरिएंटेशन किया जाए, स्पिन किया जाए, I×J प्रॉपर्टी होता है। I×J का क्या आता है, तो K आ जाता है। I के बाद J, J के बाद K। अब J×K का I आ जाएगा, J×K का क्या आएगा, तो I आ जाएगा। फिर K×I का J आ जाएगा, K×I का J आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसी को उल्टा कर दें, यानी I×J से अगर हम J×I कर दें तो कितना हो जाएगा, तो -K हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, -K। अब अगर हम K×J कर दें तो -I आ जाएगा। फिर इधर हम I×K ले लें तो -J आ जाएगा। जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है। अब ध्यान दोगे यहां पर J×K, तो J×K का क्या है, तो I है, तो यहां पर I आ जाएगा। फिर I×K का क्या है, तो -J, यहां -J आ जाएगा।
फिर इसके बाद आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का क्या है तो के है, तो यहाँ के आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। ये माइनस आगे आ जाएगा तो जे डॉट जे का 1 हो जाएगा, फिर इसका 1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू क्या आ गया, तो वैल्यू इसका आ गया 1। यानी इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 22 का सी नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें ए का वैल्यू गिवन है और बी का वैल्यू गिवन है। इसमें ए डॉट बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग वेक्टर पढ़े होगे तो डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी पढ़े होगे तो उसमें दो वेक्टर का डॉट कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होगा। और अगर नहीं पढ़े हो तो वेक्टर का हम ढेर सारा वीडियोज अपलोड करके रखे हुए हैं, उसको देखोगे ताकि कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो जब दो वेक्टर को हम लोग इस प्रकार से डॉट करते हैं, अब हम यहां से ए का वैल्यू ले लेते हैं, ए का वैल्यू ले लिए, फिर डॉट बी का वैल्यू ले लिए, ये आ गया, ठीक है। अब इसका हम डॉट करेंगे तो ध्यान दोगे दो वेक्टर का आखिर हम लोग डॉट कैसे करते हैं ध्यान दोगे। तो दो वेक्टर का डॉट निकालने के लिए यहां से आई का जो कॉफिशिएंट है और यहां जो आई का कॉफिशिएंट है उसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 3, ठीक है। इसके बाद जे का यहां कॉफिशिएंट जो 1 है 1 ले लिए और यहां से जे का कॉफिशिएंट -4 लेते हैं। फिर के का कॉफिशिएंट यहां से हम ले लिए -3 और यहां से के का कॉफिशिएंट हम 7 ले लिए। मतलब सेम सेम वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक टर्म्स का जो कॉफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 15 आ जाएगा, यहां से -4 और यहां से -21। तो माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो -25 हो जाएगा। -25 और 15 सॉल्व करेंगे तो -10 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद 24 में ध्यान दोगे, 24 में है ए का जो मॉडुलस है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। बी का मॉडुलस भी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहां पर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो ए क्रॉस बी अगर 0 दिया हुआ है तो वेक्टर्स क्या होगा वो बताना है। तो सीधी सी बात है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, दो नॉन जीरो वेक्टर जिसका वैल्यू 0 क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, तो जब पैरेलल होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 रहता है तो परपेंडिकुलर होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 रहता है तो वो क्या होता है, तो पैरेलल हो जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद 25 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 25 में एक वेक्टर दिया हुआ है i + 2j + 2k। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो ध्यान दोगे, कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, उसका जो डायरेक्ट जो कॉफिशिएंट होता है उसे हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। तो ध्यान दोगे, इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, जो आई का जो कॉफिशिएंट है 1 हो जाएगा, कॉमा जे का जो कॉफिशिएंट 2 है वो हो जाएगा, कॉमा फिर के का जो कॉफिशिएंट है वो हो जाएगा। यानी किसी भी वेक्टर में आई जे के का जो कॉफिशिएंट जो होता है वो उसका डायरेक्शन रेशियोज होता है। अब डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन अगर हमको निकालना है तो करना कुछ नहीं है, इन तीनों को स्क्वायरिंग कर देना है। 1² + 2² + 2² और ऐड कर देना है।
ऐड करने के बाद अंडर रूट ले लेना है। जो डायरेक्शन रेशियो जाएगा उन तीनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करना है और अंडर रूट लेना है। तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 1 + 4 + 4 दैट इज अंडर रूट 9 हो जाएगा, यानी 3। जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से इन तीनों को डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा 1/3, फिर 2/3, फिर 2/3। यानी सीधे से याद रखना है कि कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसका डायरेक्शन रेशियोज पूछा जाएगा तो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट। तो जो कि यहाँ डायरेक्शन रेशियोज लिखे हैं 1 2 2 1 2 2 आ गया। अब जब डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व कर दिए तो 3 आ गया। इस 3 से इन सभी को डिवाइड कर दो, वो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। यानी इसका डायरेक्शन कोसाइन 1/3, 2/3 और फिर से 2/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आंसर क्या होगा इसका? तो इसका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज देखोगे, ध्यान दोगे, ये एक लाइन है, ठीक है, ये जो है एक लाइन है और ये जो लाइन है एक पॉइंट है जहां से पास कर रहा है, ये पॉइंट है जहां से पास कर रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है। क्या है इसका पोजीशन वेक्टर? ए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो लाइन है वो एक वेक्टर के पैरेलल है, ये एक वेक्टर बी है जिस वेक्टर के पैरेलल है। ये जो लाइन है वो एक पॉइंट ए से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है वेक्टर के फॉर्म में, और इस वेक्टर के ये पैरेलल है, ठीक है। तो इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? तो वेक्टर इक्वेशन इसका हो जाएगा r = a + λ/b। ये हो जाएगा, क्या होगा? r यहां वेरिएबल का काम कर रहा है, a उसका पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट से पास कर रहा है, प्लस में लैम्डा एक कांस्टेंट है, लैम्डा के जहां पर कोई दूसरा कांस्टेंट भी हम ले सकते हैं, म्यू ले सकते हैं, डेल्टा ले सकते हैं। b उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस वेक्टर के वो पैरेलल है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से 26 में वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहला चीज, एक्स एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस कहां से पास करता है? तो ओरिजिन से पास करता है, ठीक है, ओरिजिन से पास करता है। इसका पोजीशन वेक्टर 0 होता है, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर 0 होता है। तो उसके लिए ए की जगह पर क्या होगा? ए के जगह पर हम 0 होगा, ठीक है। उसके बाद यहां जो बी है हमारा ये चीज, ठीक है। और इस बी का डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? तो LMN अगर हम मान लिए ऐसा। तो सेम उसी प्रकार से जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? 1 0 0 होता है, याद रखोगे। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0 होता है, ठीक है। तो अगर इसका डायरेक्शन रेशियोज LMN है तो B का वैल्यू हो जाएगा LI + MJ + NK, ऐसा होगा। अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज पता है तो अभी तो पिछला क्वेश्चन में पता है कि वेक्टर का जो कोफिशिएंट होता है वही उसका डायरेक्शन रेशियो है। तो अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो LI + MJ + NK हो जाएगा हमारा B का, ठीक है। अब उसी प्रकार से ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0 है। तो इसके पैरेलल कोई वेक्टर अगर है हमारा, ध्यान दोगे, जितना सारा लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो सभी का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। तो अगर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो हमारा 1 0 0 है तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0 है तो इसका जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल वेक्टर, उसका भी डायरेक्शन रेशियोज वही चीज होगा।
तो b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां से, b इक्वल टू, जैसा इसका डायरेक्शन रेशियोज ये था तो सब i j k में लगा दिए उसको। अब इसका डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, i इंटू 1 इंटू आई, 1 इंटू आई, फिर 0 इंटू जे, फिर 0 इंटू के, क्योंकि बाकी में 0 0 है तो फाइनली इसका वैल्यू क्या आ गया, आई आ गया। यानी ये पास कहां से कर रहा है, तो 0 से, और ये पैरेलल हमारा b का है जिसका 1 0 0 है, मतलब b इक्वल टू आई आ गया। a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू i, तो इन दोनों को पुट करेंगे यहां वेक्टर इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, r इक्वल टू a प्लस लेमडा b है, तो क्या आ जाएगा, r a की जगह पर 0, क्या आ जाएगा 0, लेमडा तो लेमडा रह जाएगा और b का वैल्यू आ जाएगा i, तो क्या आ जाएगा, r इक्वल टू लेमडा आई, ये आ गया। क्या हो जाएगा, r इक्वल टू लेमडा आई, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अब ध्यान दोगे यहीं पर, इसका तो ये कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन आ गया। अगर ये जो हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए जो है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, ठीक है, तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम, z माइनस z1 बाई एम, ऐसा होगा। ध्यान दोगे यहां पर थोड़ा सा, ये जो लाइन है जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर x1 y1 z1 है, और जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियोज l m n है, तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन ये हो जाएगा। यानी जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट आ जाएगा x1 y1 z1 और l m n, यानी ये डिवाइड वाला जो टर्म है l m n उसे क्या बनेगा, b बनेगा। b अगर बनाना है हमें तो li mj और nk, और यहां से a जो है हमारा a क्या आ जाएगा, a का वैल्यू क्या आएगा, अगर यहां से a का वैल्यू लिया जाए तो x1i प्लस y1j प्लस z1k, जो कि यहां से हम ले सकते हैं। यानी यहां जो टर्म रहेगा x1yi प्लस y1j प्लस z1k, ये आ जाएगा। अगर इस रूप में कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो तो यहां से a का वैल्यू x1 आ जाएगा, y1j आ जाएगा, z1k आ जाएगा, बीच में माइनस होना चाहिए, और डिवाइड में जो टर्म है उससे b आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है अभी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27, जिसको हम लोग बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में ध्यान दोगे, एक लाइन है जिसका कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, एक लाइन है जिसका कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, अब उसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो जैसा कि उधर एक फॉर्मूला हम बताए थे कि बीच में माइनस होना चाहिए, तो बीच में माइनस होना चाहिए, तो दो ठो में तो माइनस है बट तीसरा में माइनस नहीं है, तो उसमें हम माइनस लाने के लिए उसे सेट करेंगे z माइनस और फिर से माइनस लगा देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या बताए थे, यहाँ जो टर्म रहेगा उससे हमारा a प्राप्त होगा, तो a ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 5i, माइनस नहीं लेना है, 5i प्लस 2j, यहाँ माइनस ये नहीं लेंगे, यहाँ माइनस है तो लेंगे माइनस 4k, ये आ जाएगा, ठीक है। अब b कैसे लेंगे, जो डिवाइड में है, यहाँ से 3i, फिर यहाँ से प्लस 2j, फिर यहाँ से माइनस 8k, ये ले लिए। अब इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है हमें। वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी,
आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी है इसका वेक्टर इक्वेशन। तो ए का वैल्यू 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा तो लेमडा रहने दिए, बी का वैल्यू ये ले लिए 3i प्लस 2j माइनस 8k, ये आ गया। यानी ये क्या आ गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में ध्यान दोगे, ये दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां से k का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दोगे, जब इस प्रकार से दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग डिवाइड का प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। यानी 3k को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3k इंटू 1 प्लस फिर यहां से 2 को 2k से मल्टीप्लाई करो प्लस फिर 1 को -7 से मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा। तो यहां से आ गया 3k, यहां से आ गया 4k, यहां से -7 इक्वल टू 0। अब इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7k और ये -7 उधर चला जाएगा प्लस में, ठीक है। 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7/7 दैट इज 1। यानी k का वैल्यू क्या आ गया? तो 1 आ गया। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। अगर यही पैरेलल होता तो यहां मल्टीप्लाई नहीं करके हम डिवाइड करते हैं। 3k/1 इक्वल टू 2/2k इक्वल टू 1/-7, डिवाइड करने से इक्वल आता, ठीक है। यानी ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इसका डिवाइड को मल्टीप्लाई करो, इसका डिवाइड को मल्टीप्लाई करो, इसका डिवाइड को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन इस रूप में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिमेट्रिकल फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि x के साथ यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, y के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, z के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए और प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए उसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो पहले यहां से हम लोग क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये होगा, फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस 0.2 यानी 0.8 आ जाएगा। क्या आ गया? 0.8। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई ए, इसका फॉर्मूला भी पढ़ चुके हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो इसका वैल्यू है 0.4, यहां पर हम 0.4 पुट कर दिए। इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम है, फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू हम लोग 0.8 अभी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ये 0.8 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.4 इंटू 0.8 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का 0.32 आ गया। अब हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो पढ़े होगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। इंटरसेक्शन का क्या आया है? तो 0.32, ये आ गया। अब इसके बाद बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो 0.5 दिया हुआ है। तो यहां से 0.32 डिवाइडेड बाय 0.50 लिख सकते हो। डेसिमल हटा देंगे तो 32 बाय ये आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर देते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.64। कितना आंसर आएगा इसका? तो 0.64 आ जाएगा।
यानी बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी जो है सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो आप लोग पढ़े होगे कि जब ए एंड बी हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ठीक है, ये पढ़े होगे, ये प्रूव किया गया है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का भी ये हमारा होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये आप 11th क्लास में पढ़े होगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जब इसके लिए फॉर्मूला होता है तो इसका फॉर्मूला हम यहां से ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये ले लिए, यहां पुट कर दिए। ठीक है, ये भी 12th क्लास में ही है, कहीं ना कहीं प्रूव किया गया है, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल में है ये। अब यहां से हम पी ए को 1 माइनस पी ए कंप्लीमेंट लिख दिए। अब यहां से पी बी और पी बी हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर पी ए बच गया। इसको लिख सकते हैं पी ए कंप्लीमेंट, तो पी ए कंप्लीमेंट लिख दिए। अब यहाँ से पी ए कंप्लीमेंट कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर माइनस पी बी बच गया। फिर इसको हम पी बी कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा, ये भी मेरा सही हो गया। अब लास्ट में जो डी नंबर जो हमारा दिया हुआ है, तो ये रिजल्ट तो तभी होता है जब हमारा ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। जब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है ना, तो ये रिजल्ट होता है। बट यहाँ तो इवेंट दिया हुआ है, ये इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, यानी यहाँ पर ये रिजल्ट मेरा फॉल्स है, ये गलत है। तो पूछा गया था कि आखिर गलत कौन है, तो गलत कौन है? तो डी नंबर, यानी इसका आंसर डी नंबर होता। ये है आपका ऑब्जेक्टिव कैंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 1 to 30 के लिए आंसर की ध्यान दोगे। यानी 1 का ए हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 3 का बी, 4 का बी, 5 का बी, 6 का बी, 7 का ए, 8 का सी, 9 का डी, 10 का ए। फिर यहाँ पर 11 का सी, 12 का सी, 13 का सी, 14 का ए, 15 का ए, 16 का सी, 17 का डी, 18 का सी, 19 का डी, 20 का ए। फिर इसके बाद 21 का बी, 22 का सी, 23 का डी, 24 का सी, 25 का डी, 26 का सी, 27 का सी, 28 का बी, 29 का बी और 30 का डी। तो ये था झारखंड बोर्ड के द्वारा 2024-25 सेशन वाले बच्चों का, जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए 12th क्लास मैथमेटिक्स का झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई मॉडल पेपर जो है उसका सेक्शन ए का क्वेश्चन और उसका आंसर। ठीक है, अब हम इससे अगले वाले क्लास में, अगले वीडियो में हम उसका सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है, सेक्शन सी, सेक्शन डी का जो क्वेश्चन है, उन सभी सेक्शन वाले क्वेश्चंस को का सॉल्यूशन को लेकर के हम अगले क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, यानी अगले क्लास में हम इसी मॉडल पेपर का सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी का सॉल्यूशन आप लोग को बताने वाले हैं। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर इस वीडियो में आप, इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे थ्रू जो भी नोटिफिकेशन हो या जो भी सॉल्यूशन है, जो भी वीडियो है आपके लिए, आपके हित के लिए बनाया जाएगा, उसका आप समय पर आप उसका लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में इसका अगले सेक्शन का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे।